प्रेम शुक्ला जी, पहले राम मंदिर, फिर धारा 370 और अब 22 और 24 के लिए एजेंडा मिल गया है जो कि होगा कॉमन सिविल कोड। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा कोई आज का मुद्दा नहीं है, हमारा 1952 से मुद्दा है। भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन रहा है, भारतीय जनसंघ के ज़माने से हमारी जो है वो संकल्प है, और ये सिर्फ हमारा संकल्प नहीं है, संविधान निर्माताओं का संकल्प है। ये भारत के विद्वत जनों की सभा से परिपूर्ण संविधान सभा ने यह निश्चय लिया था कि भारत के हर नागरिक को समान नागरिक संहिता का अधिकार प्राप्त होगा। कितनी बार आई? इसलिए केंद्र में आपकी सरकार है, दूसरे टर्म में है, कितनी बार आई? जैसे ही विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव नजदीक आते दिख रहे हैं तो याद आ गई इसकी। प्रश्न है पीनाथ जी, पीनाथ जी, ये प्रश्न 2019 के पहले तक जो है बारंबार हमसे अनुच्छेद 370 के संदर्भ में भी पूछा गया। हम 1952 से संकल्प लिए पड़े थे, 2019 में उस संकल्प की पूर्ति करने का हमको अवसर मिला, हमने कर दिया। ट्रिपल तलाक पर हमको अवसर मिला, जनादेश प्राप्त हुआ, हमने उस पर भी निर्णय ले लिया। राम जन्मभूमि के संदर्भ में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के कारण ही अयोध्या का इस तरह जो राम राज्य संस्थापित होने की व्यवस्था का कार्यक्रम अगर किसी ने नीतिगत स्तर पर लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। काशी आप देख रही हैं, मथुरा का विकास देख रही हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो सकता है। अश्विनी उपाध्याय जी, आप इस मांग के समग्र भारत का विकास देख रही हैं, तौर पर इसका सपोर्ट करते रहे हैं। हर किसी को लाभ जो है अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था, अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन वो जवाब नहीं आया। आपको वाकई में लगता है कि वाकई में सरकार इतनी संजीदा है इस मुद्दे को लेकर? देखिए पीनाथ जी, संविधान 23 नवंबर 1948 को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लंबी चर्चा हुई थी और पूरी चर्चा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, लेकिन संविधान निर्माताओं के पास समय नहीं था, वो कानून नहीं बना पाए, उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया, इसको डायरेक्टिव बना दिया। मैं आपको 3-4 फैक्ट बताता हूं। भारत इकलौता सेकुलर देश है जिसमें बेटी की विवाह करने की उम्र तो 18 साल है, लेकिन निकाह करने की उम्र 9 साल है। भारत इकलौता ऐसा सेकुलर देश है कि जो बेटी विवाह करेगी उसको तो बाद में गुजारा भत्ता मिलेगा, लेकिन जो बेटी निकाह करेगी उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। भारत इकलौता सेकुलर देश है कि जो बेटी विवाह करेगी उसको पूरा फुल प्रॉपर्टी राइट होगा अपने हस्बैंड के बराबर, लेकिन जो बेटी निकाह करेगी उसको 100 पूरा इक्वल राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी का। भारत इकलौता सेकुलर देश है जो बेटी विवाह करेगी अगर उसको बच्चे नहीं हुए तो उसको गोद लेने का अधिकार है, लेकिन जो बेटी निकाह नहीं करेगी वो गोद नहीं ले सकती। हाँ, उसकी 3 सौतन और आ सकती हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे विरासत का राइट, वसीयत का राइट, प्रॉपर्टी का राइट विवाह करने वाली बेटी के लिए अलग है, निकाह करने वाली बेटी के लिए अलग है। और भारत इकलौता ऐसा देश है 18 साल से 1 दिन पहले भी अगर विवाह किया बेटी की तो 7 साल की सजा होगी, लेकिन 9 साल में बेटी का निकाह कर दो कोई सजा नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने बिल्कुल वजह वाजिब गिनवाई है कि क्यों उसकी मांग उठ रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ही था अश्विनी जी कि आपकी मांग तो संविधान का मतलब होता है सम्यक विधान। आपकी मांग को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट भी कई बार केसेस के दौरान ऐसी टिप्पणी कर चुका है कि सरकार को इस तरफ गंभीरता से सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, क्योंकि आप इसके पैरोकार हैं, आप मैं सवाल दोहराती हूं, आपने गलतियां बता दी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जिसका सेकंड टर्म चल रहा है वो संजीदगी से इस ओर काम कर रही है, या फिर पिछली सरकारों की तरह से ही उसका भी रवैया है? अभी तक कुछ हुआ नहीं है ठोस। मैं इसका जवाब देता हूं, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर मैंने पीआईएल फाइल किया, लड़के लड़की की उम्र समान करने के लिए, गुजारा भत्ता समान करने के लिए, गोद लेने का अधिकार समान करने के लिए, प्रॉपर्टी राइट के समान करने के लिए, विरासत समान करने के लिए, वसीयत समान करने के लिए, और उस 5 पीआईएल पे सरकार मौन है, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। जिस दिन इस पे बहस होगी, मैंने ट्रिपल तलाक भी चैलेंज किया था, उस पे सरकार ने एकाएक निर्णय लिया। मैंने आर्टिकल 370 अश्विनी जी की बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मैं प्रोफेसर संगीत रागी से पूछ लेती हूं। प्रोफेसर रागी, आप भी क्या अश्विनी जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार की
चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं स्वीकारता दे रही है, संजीदगी पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि भारत सरकार कहीं न कहीं इस दिशा में एक कदम बढ़ा चुकी है कि यदि वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर इतना बड़ा निर्णय लेती है तो मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड पर भी निर्णय ले लेंगे। और कम से कम 7 हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्योंकि चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत साफ साफ कई बार टिप्पणी की है कि भारत सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मध्ययुगीन परंपराएं जो काल बाह्य हो चुकी हैं, आज जो है उस पर एक नए भारत की रचना के लिए यह आवश्यक है कि जो बराबरी का हक है महिलाओं को, एक डिग्निफाइड लाइफ है महिलाओं को, वो ज़रूर मिले। और उसके लिए भी ये कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। जो सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि ये इससे किसी के धर्म में हस्तक्षेप है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि धार्मिक मामलों में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सिविल मैटर ही डिस्कस करता है। ये मैरिज का मामला है तो मैरिज किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में चर्चा नहीं है। दूसरी बात प्रॉपर्टी का है, सक्सेशन का है, एडॉप्शन का है। जैसा कि अभी अश्विनी जी ने कहा, वो लॉयर हैं, अच्छे लॉयर हैं। तो सक्सेशन का राइट्स जितना एक हिंदू महिला को होना चाहिए, एक मुस्लिम महिला को भी उतना ही होना चाहिए। जो एडॉप्शन का राइट्स है, किसी को गोद लेने का अधिकार है, तो एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम महिला के बीच में ये अंतर नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ हम अपने भाइयों से कि जब आप क्रिमिनल लॉ में सब कोई बराबर है और उसमें इस्लाम खतरे में नहीं आता, दुनिया के बाकी सारे देशों में आप क्रिमिनल लॉ मानते हैं और सिविल लॉ भी मानते हैं, उसमें खतरा में नहीं आता, तो भारत के अंदर ऐसा जिद क्यों कि जैसे ही कॉमन सिविल कोड की बात की जाती है तब ये मान लिया जाता है कि ये बड़ा एक कॉम्युनल नारा है, ये तो जो है वो राजनीतिक नारा है। यदि मैं ये कहूँ कि संविधान के निर्माताओं ने इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लाया था, तो संविधान का हिस्सा तो बनाया, और उस संविधान कई ऐसे संविधान के हिस्से हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिस्से थे। उस समय नहीं कर पाई सरकार, लेकिन बाद में करने के लिए ही तो उसे उसमें रखा गया है।